बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन क्रिस्टल्स, इस सिलसिले का हमारा आज का लेक्चर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम्स लॉ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल की बेस पे हम मटेरियल्स की कंडक्टिविटी को बड़ी इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। और आज हम इस लेक्चर में हम ओहम्स लॉ और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये है कि इसमें है द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स हमने देखनी है, जिसमें जिसके आप कह सकते हैं कि जिसमें ड्रिफ्ट को डिस्कस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट क्या होती है। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक कॉन्टीन्यूस स्लो मोशन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन को आप ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी एक कॉन्टीन्यूस अगर कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कॉन्टीन्यूसली मूव करती जा रही है, स्लोली मूव, लेकिन उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है, तो उसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं किसी भी मटेरियल पे, स्पेशली मेटल्स पे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी ड्रिफ्ट करते हैं। वो भी एक कॉन्टीन्यूस स्लो मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उसे, और जितनी वेलोसिटी से वो अडॉप्ट करते हैं उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। According to free electron theory, electrons move freely in a conductor. अगर हम free electron theory के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी भी कंडक्टर में फ्रीली मूव करते हैं, लाइक गैस पार्टिकल, जैसे कि गैस मूव करती है किसी कंटेनर में, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर में मूव करते हैं। In the absence of an electric field, the electron gas is in equilibrium state described by equilibrium distribution function. अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हमने अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन गैस है वो उसकी स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, और उस इक्विलिब्रियम स्टेट में जो वेलोसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन है और जो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर तो गैस जो है वो डीजेनरेट है तो फिर हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन गैस जो है वो नॉन डीजेनरेट है तो उसे हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। Because of the fact that in a conductor the number of electrons moving in a direction always the same, their average velocity in any direction is zero. अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किसी भी कंडक्टर में वो रैंडम मूव करते हैं और इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो जब हम उनका टोटल एवरेज कैलकुलेट करेंगे, जब उनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे तो वो ज़ीरो आएगी। Consequently, the distribution functions are symmetric about the axis of ordinates. इसीलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस हैं वो वाई एक्सिस के या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जहाँ पे आप जिस एक्सिस के अलोंग ले रहे हैं उसके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो सिमेट्रिक होगा। This explains the fact that in the absence of external electric field there is no electric current in a conductor, no matter how many free electrons it contains. इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चाहे उनकी तादाद कितनी भी है और चाहे उनकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में वो मूव भी कर रहे हैं, फिर भी वो करंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी वजह से कंडक्टर में कोई करंट नहीं है। ये देख सकते हैं आप फिगर ए में, यहाँ पे आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नज़र आ रहा है। ये है फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और इसमें आपको दो तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं, एक डॉटेड लाइन है और एक जो है ये फुल लाइन है। पर सबसे पहले आप फुल लाइन को देखें। ये फुल लाइन ऐसे, ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इस साइड का और फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये इस साइड का। ये दोनों साइड का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप देखें कि ये ऑर्डिनेट जो है
यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वाई एक्सिस जो है इसके अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे ये इस तरफ है उसी तरह से ये दूसरी तरफ भी है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो स्लाइटली ये ड्रिफ्ट की वजह से अभी तो जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वेलोसिटीज़ हैं वो थर्मल वेलोसिटीज़ हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो थर्मल वेलोसिटीज़ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐड हो जाती है। तो उस ऐड होने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऐड होने की वजह से ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसमें स्लाइटली चेंज आ रही है। और ये देखें, ये थोड़ा सा जैसे यहाँ से यहाँ पे आ गया और इधर से ये इधर से इधर आ गया, यानी आप जो डॉटेड लाइन है ये आपको शो कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आपने अप्लाई किया है तो उस पर ये चेंज आएगी बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी तरफ बी फिगर में देखें, आपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिया हुआ है। ये फुल लाइन जो है ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट कर रही है। और जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट क्रिएट होती है और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये डॉटेड लाइन से आप इसको शो कर रहे हैं। यानी अब ये दोनों ऑर्डिनेट के दोनों तरफ जो है वो सिमेट्रिक नहीं रहता। When an electric field E is applied to conductor, the random motion of the electrons gets modified in such a way that they drift slowly in a direction opposite to that of the field with an average drift velocity Vd। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर पे तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन मॉडिफाई हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है और वो ड्रिफ्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और ये डायरेक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी हासिल करते हैं इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो उनकी एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्टिंग की है उसे आप एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd कहते हैं। एज ए रिजल्ट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्सपीरियंसेस अ चेंज एज शोन बाय डॉटेड लाइंस। और जो उनमें चेंज आती है मैंने आपको पहले ही बता दिया, डॉटेड लाइन से आप उस चेंज को शो कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। लेट्स कंसिडर अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E। हम एक फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E में। इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ई। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। अब चूंकि हम एक इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर रहे हैं तो उस पर चार्ज है E, तो ये बन गया ई विच एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स, अब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी इलेक्ट्रॉन पे तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा वो उसकी एक्सेलरेशन होगी F, उस पर फोर्स अप्लाई होगी F इज़ इक्वल्स टू ई। और F आपको पता है कि F इज़ इक्वल्स टू ma भी होता है। आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर इक्वेट कर लें, यानी ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और ये न्यूटन के लॉ के मुताबिक जब किसी बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट करती है उसकी वजह से उसमें एक्सेलरेशन क्रिएट होती है, दैट इज़ इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लें तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी ई ओवर एम, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो है ई डिवाइडेड बाय एम, वेयर ई इज़ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम इज़ मास एंड इट अपीयर्स दैट द इलेक्ट्रॉन्स शुड बी। अब देखें इसमें एट फर्स्ट व्यू अगर हम पहले नज़र में ये देखें तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट करती है और वो एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो रही है तो फिर उसको इनडेफिनेटली एक्सेलरेट करना चाहिए, यानी उसकी एक्सेलरेशन को कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ करते जाना चाहिए और वेलोसिटी में भी चेंज आते जाना चाहिए। However, this is not correct. In fact, during their motion, the electrons collide with the phonons, impurities and lattice imperfections. लेकिन ऐसा होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स पे जब इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है तो वो इनडेफिनेटली एक्सेलरेट नहीं करते, बल्कि वो एक्सेलरेट करते हैं और साथ ही वो टकरा जाते हैं, वो उनको अपोजिशन मिलती है। और वो अपोजिशन कहाँ से मिलती है? फोनॉन्स से मिलती है, लैटिस की इम्प्योरिटीज़ से मिलती है, लैटिस की इम्परफेक्शन से मिलती है।
और एज अ रिजल्ट दे रेगुलरली लूज देयर काइनेटिक एनर्जी, और एक्सेलरेशन के नतीजे में उन्होंने जितनी काइनेटिक एनर्जी हासिल की होती है वो उस कुलियन में, उस टकराव में, उस रेजिस्टेंस में वो काइनेटिक एनर्जी वो लूज कर देते हैं। एंड हेंस वेलोसिटी दे गेन्ड इन द फील्ड, और इस तरह से उनकी वेलोसिटी भी कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स हैव टू सरमाउंट अ रिएक्शन फोर्स एफ टी ड्यूरिंग देयर मोशन थ्रू द लेटिस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको एक तरह की रिएक्शन फोर्स का सामना करना पड़ता है। ये रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, वो बॉडी एक्सेलरेट करती है, लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन उसकी वेलोसिटी में कमी आती है, उसके मोशन को रिटार्डेशन मिलती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करते हैं तो उनको एक रिएक्शन फोर्स मिलती है। उस रिएक्शन फोर्स को हम एफ टी से डिनोट कर रहे हैं। द रिएक्शन फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जितनी वो वेलोसिटी हाई होगी उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन फोर्स भी हाई होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ टी इज इक्वल्स टू 1/τ mv/d। इसमें नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जिस तरफ को जिस डायरेक्शन में वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं या जिस डायरेक्शन में उनको ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल रही है, जो रिएक्शन फोर्स है वो उसके को अपोज कर रही है, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अब आपके पास अपोजिशन की फोर्स आ गई -1/τ mv/d, और इसको अब हम देखेंगे वे टॉ इज़ कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम। इसमें टॉ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि अगर एक कुलियन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका वो कोलाइड करता है किसी भी चीज़ से, और उसके बाद वो जब उसकी नेक्स्ट कुलियन आएगी तो ये 2 सक्सेसिव कुलियंस हो गई। अब ये 2 सक्सेसिव कोलिजन्स में उस इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा, यानी 2 टकराव के बीच में इलेक्ट्रॉन्स को कितना वक्त लगता है, ये उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। Taken into account the equation 1 and 2, the equation of directional motion of the electron in the lattice may be written as। अब देखें कि टोटल फोर्स जो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करेगी वो कितनी होगी, एफ ई प्लस एफ टी। एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ टी उसकी अपोजिशन की फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स। तो इन दोनों का जो सम है दैट वुड बी इक्वल्स टू नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो नेट फोर्स को आप लिख सकते हैं एम। नेट फोर्स के नतीजे में इलेक्ट्रॉन क्या गेन करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन करता है, इसलिए हम इस को लिख सकते हैं एम डी वी डी बाई डी टी। और इसमें वी डी जो है वो डायरेक्शनल मोशन है या डायरेक्शनल उसकी वेलोसिटी है, और इसको हम ये डिपेंड कर रही है टाइम टी पे। टी के साथ ये कम होती है या ज़्यादा होती है, यानी वी डी इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टाइम टी। अच्छा, अब इसमें एफ ई क्या है, ई है, और अपोजिशनल फोर्स जो है वो है -mv/d/τ। तो ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वेशन 3 टेल्स अस दैट वेलोसिटी ऑफ द डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल राइज एंड दे विल बी एक्सेलरेटेड until the two forces on the right hand side becomes equal, when the resultant force acting on the electron, and accordingly the acceleration will become 0। अब यहाँ से देखें कि डायरेक्शनल मोशन की जो ये टर्म जो आपकी लेफ़्ट हैंड साइड पे है, ये नेट फोर्स को ज़ाहिर कर रही है। अब इसमें अगर नेट फोर्स जो है वो इसमें एफ ई, जब तक के एफ ई यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू अपोजिशनल फोर्स, तो तब तक क्या होगा कि नेट फोर्स कुछ ना कुछ मौजूद रहेगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता रहेगा, वो एक्सेलरेट करता रहेगा, यानी वो उसमें उसको एक्सेलरेशन मिलती जाएगी, यहाँ तक कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये इक्वल हो जाएं। यानी अपोजिशनल फोर्स चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगी तो अपोजिशनल फोर्स बढ़ेगी, तो ये फैक्टर बढ़ता जा रहा है। जब ये फैक्टर बढ़ते बढ़ते इसके इक्वल हो जाएगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो हो जाएगा।
जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगी, जब ये ई माइनस एम वी डी बाई टॉ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जब इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगी। तो उस वक्त जब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन की 0 हो जाए, उस वक्त की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे ही आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड को 0 पुट करना पड़ेगा। आप लेफ्ट हैंड साइड को 0 पुट करें तो आपके पास आ जाएगा ई इक्वल्स टू एम वी डी बाई टॉ, वी डी इज इक्वल्स टू ई टॉ बाय एम। ये है आपकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा जी, अब हमारे पास ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब कुछ टर्म्स जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है, एक तो है रिलैक्सेशन टाइम और दूसरा है मीन फ्री पाथ। लेट्स सपोज दैट एज सून एज द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शनल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अटेन अ कांस्टेंट वैल्यू वी डी, द फील्ड इज टर्न्ड ऑफ। अगर हम जब डायरेक्शनल मोशन इलेक्ट्रॉन्स जो है, डायरेक्शनल वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट हो जाए, मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो एक एवरेज कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हासिल कर लें, तो उस वक्त उस टाइम पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ही ऑफ कर दें, ई को ज़ीरो कर दें। उससे क्या होगा कि दिस वेलोसिटी स्टार्ट्स डाइमिनिशिंग एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विद फोनॉन्स, इम्प्योरिटीज एंड लेटिस इम्परफेक्शंस, एंड इलेक्ट्रॉन गैस अल्टीमेटली रिटर्न्स टू एन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या होगा कि वो जो एक डायरेक्शनल मोशन अटेन किया था इलेक्ट्रॉन्स ने, वो ख़त्म होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब कोई फोर्स नहीं है उन पे एक्ट करने वाली या उनको एक डायरेक्शन में रखने वाली। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फिर से रैंडमली मूव करना शुरू हो जाएंगे और टकराना शुरू हो जाएंगे लेटिस इम्परफेक्शन से, और इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे, और अल्टीमेटली जो एक डायरेक्शनल मोशन अटेन हुआ था वो वापस जो है वो इलेक्ट्रॉन गैस जो है वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगी। अब जब आपने इसको ऑफ किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, उस पॉइंट से लेकर जब ये गैस दोबारा रैंडम मोशन में आ गई यानी दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गई, तो जितना टाइम लगेगा उस टाइम को आप कहते हैं इस इलेक्ट्रॉन गैस का रिलैक्सेशन टाइम। सच अ प्रोसेस लीडिंग टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ सिस्टम इज टर्म्ड एज रिलैक्सेशन प्रोसेस। यानी जो प्रोसेस जिसमें वापस इक्विलिब्रियम स्टेट कोई भी सिस्टम आफ्टर पर्टर्बेशन वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, उसको रिलैक्सेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि रिलैक्सेशन प्रोसेस कैसे में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, कोलिजन होती है। तो टाइम दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बिटवीन जो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के दरमियान जो टाइम है उसी को आप कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो अब आप इसको एवेल्यूएट करेंगे रिलैक्सेशन टाइम को। इसके लिए आप क्या करें, आप इक्वेशन जो ऊपर हमने डिस्कस की थी नेट फोर्स की, उस इक्वेशन में ई को कर दें 0। जब आप ई को 0 कर देंगे तो आपके पास ये थी इक्वेशन डी वी डी टी टी इक्वल्स टू ई माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई टॉ। इसमें आप इस ई को 0 कर दें। जब आपने ई को 0 किया तो आपके पास रह गया डी वी डी बाई डी टी इक्वल्स टू वी डी बाई टॉ। अब आपने इसमें डी टी इक्वल्स टू माइनस वी डी टी बाई टॉ, तो आपने इसमें क्या किया कि वी डी को आप ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको इधर ले आएँ और डी टी को इधर ले जाएं। आपके पास बन गया डी वी डी टी डिवाइडेड बाई वी डी इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर टॉ डी टी। इसको आप इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करेंगे आप जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ किया तो उस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी थी वो थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, उसको आप लिखेंगे वी डी। और जब आहिस्ता आहिस्ता वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है अब वो डायरेक्शनल वेलोसिटी में चेंज हो रही है, और जो डायरेक्शनल वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है,
ठीक है। तो जो टाइम डिपेंडेंट डायरेक्शनल वेलोसिटी है उसको आप लिखेंगे वी डी टी। तो इस तरह से इंटीग्रल की लिमिट्स बन जाएंगी वी डी, ये इनिशियल उसकी वेलोसिटी है और ये फाइनल है उसकी। तो यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर लें दोनों साइड्स पे। और टाइम के लिए आप जब स्टार्टिंग टाइम जो है, जब आपने ऑफ किया उस वक्त आप ले लेंगे टाइम इनिशियल टाइम 0, और विद पैसेज ऑफ टाइम जो वक्त गुजरेगा उसको आप टी कह देंगे। तो ये इनिशियल और फाइनल टाइम है, इसको आप अब इंटीग्रेट कर लें। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आ जाएगा लॉग वी डी, और लिमिट्स आप इसमें इस तरह से पुट कर दें तो ये आपके पास आ गया लॉग वी डी टी माइनस लॉग ऑफ वी डी इक्वल्स टू -1 ओवर टॉ टी माइनस 0। ये आपके पास आ गया लॉग वी डी डिवाइडेड बाय वी डी इक्वल्स टू माइनस टी ओवर टॉ। आप दोनों साइड का लॉग ले लें, बल्कि इसको आप एंटी लॉग आप लेंगे, यानी इसको एक्सपोनेंशियल ले लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल जब आप दोनों साइड का लेंगे तो ये बन जाएगा वी डी टी डिवाइडेड बाय वी डी इक्वल्स टू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टॉ। और इसमें वी डी आ गया वी डी टी इक्वल्स टू वी डी ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर टॉ। अब ये देखें ये इक्वेशन आपको क्या शो कर रही है, ये डायरेक्शनल मोशन है जो कि टाइम डिपेंडेंट है। जब आपने फील्ड को ऑफ किया तो ये वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। ये वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता, एक्सपोनेंशियल टर्म क्या शो कर रही है कि ये वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता टाइम के लिहाज से ये इस डायरेक्शनल वेलोसिटी डिक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, डायरेक्शनल वेलोसिटी में डिक्रीज़ आता जा रहा है और वो डिक्रीज़ एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, और मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू थी वो वी डी थी, और उसमें अब ये एक्सपोनेंशियल टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें चेंज आ रहा है। वेयर वी डी टी इज़ द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टी इज़ द टाइम आफ्टर द फील्ड इज टर्न्ड ऑफ। tau characterizes the rate at which the equilibrium of the system is reached। tau जो है वो किसी भी सिस्टम की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है कि जितने टाइम में सिस्टम वापस इक्विलिब्रियम में आ जाता है। स्मॉलर इज़ द टी सूनर द सिस्टम रीचेज टू इक्विलिब्रियम स्टेट। जितना टाइम स्मॉल होगा उतनी ही जल्दी से सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। अगर टी और टॉ बराबर हों, the velocity of the directional motion decreases by 1 over e of its initial value। यानी जब ये टाइम टॉ के इक्वल हो जाए, रिलैक्सेशन टाइम के इक्वल हो जाए, यानी ये टाइम गुजरता जा रहा है ना, तो ये टाइम गुजरते गुजरते जब टॉ के इक्वल हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि ये डायरेक्शनल वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी के 1 ओवर ई टाइम्स डिक्रीज़ हो चुकी है। प्योर मेटल्स में टॉ जो है यानी रिलैक्सेशन टाइम प्योर मेटल्स का वो तकरीबन 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। The motion of electron in a crystal may be conveniently described in terms of mean free path। हम मीन फ्री पाथ की फॉर्म में अक्सर जब हम एक इलेक्ट्रॉन, ये तो हमने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि अगर मीन फ्री पाथ क्या होता है। हम इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी भी क्रिस्टल में ज़्यादातर हम मीन फ्री पाथ की सूरत में लेते हैं। बाय एनालॉजी विद द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एनालॉजी में या उससे रिजेंबलेंस में हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इन एक क्रिस्टल में वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है यहाँ तक कि वो लेटिस की किसी इम्परफेक्शन से टकरा जाए, यानी टकराने से पहले वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है और वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब उसने टकराने से पहले पहले तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको आप कहेंगे लैम्डा। यानी एक खुलियन से दूसरे, एक टकराव से लेकर दूसरे टकराव के दरमियान में जितना फासला इलेक्ट्रॉन तय करता है इसे ही हम कहते हैं मीन फ्री पाथ्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मीन फ्री पाथ है। तो मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बहुत ही स्मॉल है, यानी अगर आपने जैसे अब इन दिस केस जब आपने ऑफ कर दिया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शनल मोशन में कमी आ गई, रैंडम मोशन में इजाफा हुआ,
तो फिर क्या होगा कि थर्मल वेलोसिटी हाई हो जाएगी और डायरेक्शनल वेलोसिटी जो है वो बहुत ही स्मॉल होगी। ऐसे में जब एवरेज वेलोसिटी जो है, जब थर्मल वेलोसिटी हाई हो, तो फिर हम जो टाइम है, जो रिलैक्सेशन टाइम है, वो हम इस तरह से लेते हैं कि जैसे आपने लिया, आपके पास इक्वेशन होती है S इज इक्वल्स टू वी टी। तो s जो है वो डिस्टेंस है, तो इसको हम लेमडा से डिनोट कर देते हैं। v जो है यहाँ पे एवरेज थर्मल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की। ये अब डायरेक्शनल वेलोसिटी नहीं है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी v बार से हम लेंगे और t जो है वो रिलैक्सेशन टाइम टॉ है। तो एक कुलियन से दूसरी कुलियन तक आप टॉ लेंगे लेमडा ओवर v बार। लेकिन अगर आपके पास टोटल आप रिलैक्सेशन टाइम लेना चाहते हैं, यानी पूरा कि जब तक वो तमाम टाइम्स के जितनी कुलियंस के बाद सिस्टम टोटल इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो फिर आप इस एक कुलियन के रिलैक्सेशन टाइम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे n इसमें नंबर ऑफ कुलियंस हैं। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड ओहम्स लॉ। Ohm's law is the most established experimental law relating to the conduction in metals and can be used to test the validity of the theory of electrical conductivity. Knowing the drift velocity of electrons, it is easy to calculate current density and hence the conductivity of the metal. ओहम्स लॉ जो है ये कंडक्टिविटी मेटल्स की या किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी बताने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो एक वैलिड टेस्ट समझ लें आप इसको, कि ये एक तरह का टेस्ट है। इसमें अगर हमारे पास करंट डेंसिटी हमें मालूम हो तो हम किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को बता सकते हैं। लेट्स कंसिडर सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ वी डी। अब हमने एक सिलेंडर कंडक्टर लिया, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। हमने इसकी लेंथ लेनी है जितनी के ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जितना मैग्नीट्यूड है हमने उतना ही इसकी लेंथ लेनी है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ यूनिटी, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये देखें इन दोनों साइड्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको हमने 1 लेना है। अगर तो ये आप मीटर्स में ले रहे हैं तो ये 1 का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर। अगर आप मिलीमीटर में ले रहे हैं तो ये 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो ये 1 cm स्क्वायर होगा, यानी यूनिटी आपने लेना है। सपोज इट कंटेन्स n इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में सपोज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n है। Imagine any section of the conductor and count the number of charges passing through the section per second. Obviously, it will be equal to all the electrons inside this cylinder of volume 1 Vd. Therefore, a current flowing through the conductor with a density. अब अगर हम इसके किसी एक सेक्शन पे उसको इमेजिन कर लें, किसी एक सेक्शन पे को पॉइंट कर लें, तो वहाँ से हम देखें कि एक इस सेकंड में कितने चार्ज कैरियर्स जो है वो पास कर रहे हैं। तो वो कितने चार्ज कैरियर्स पास होंगे, जितने इस वॉल्यूम में, जितने इसके यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, वो उस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पॉइंट से गुजरने वालों की तादाद कितनी है, जितने के पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, लेंथ कितनी थी हमने रखी वी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1, तो टोटल वॉल्यूम इसका होगा 1 वी। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि करंट क्या होता है। करंट बेसिकली होता है नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कितने हैं, एन ई। ठीक है, एन ई टोटल चार्ज है इसका, एन है टोटल चार्ज कैरियर्स, ई चार्ज है, तो एन ई कितना बन गया, टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द कंडक्टर बन गया। और कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, 1 मल्टीप्लाई बाय वी डी। तो इस लिहाज से आपके पास करंट आ गया एन ई, इसमें वी डी की आपने वैल्यू ई टॉ बाय एम वो पुट कर दी, तो आपके पास अब ये बन गया आई इज इक्वल्स टू एन ई टॉ बाय एम।
इसमें इसको ई से मल्टीप्लाई कर दें, आई इज इक्वल्स टू एन ई स्केयर टॉ बाय एम इंटू ई। अब यहाँ से ये देखें, आई क्या है, करंट है, ई अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये टर्म जो है ये क्या किस चीज़ को जाहिर कर रही है, ये कंडक्टिविटी को जाहिर कर रही है। तो आपके पास जो ओहम्स लॉ है वो क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। इसका मतलब है ये टर्म इसमें सिग्मा को डिनोट कर रही है, सिग्मा मीन्स कंडक्टिविटी। तो एलिमेंटल फॉर्म जो ओहम्स लॉ की है वो है आई इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। तो ये वही फॉर्म जो है आपकी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रही है, इस कंडक्टर की जो आपने सिलेंड्रिकल फॉर्म का लिया। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्म्स हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट रिप्रेजेंट्स अ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इट्स एसआई यूनिट इज सीमेंस पर मीटर। द कंडक्टिविटी सिग्मा इज गिवन बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर टॉ बाय एम। और इसमें जो एन ई टॉ बाय एम, ई टॉ बाय एम को अब मोबिलिटी भी कहते हैं, और ये आ जाएगा एन ई म्यू। म्यू इज ई टॉ बाय एम, इट इज़ कॉल्ड कैरियर मोबिलिटी। कैरियर मोबिलिटी को प्रॉपर हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड कर दें तो ये चार्ज कैरियर की मोबिलिटी बन जाती है। तो ड्रिफ्ट इसमें वी डी की वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा ई टॉ बाय एम। यही ई टॉ बाय एम यहाँ पे कंडक्टिविटी में भी हमने मोबिलिटी से को डिफाइन किया था। तो ये आपके पास कैरियर की मोबिलिटी हो गई। अब आपको कंडक्टिविटी का पता चल गया और मोबिलिटी का पता चल गया। अब है रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इट्स इनवर्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती हैं। इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट क्वांटिफाइज हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट और कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। यानी ये दोनों क्वांटिटीज़ ये बताती हैं कि कितना स्ट्रांगली कोई मटेरियल कंडक्ट कर सकता है या कोई कितना स्ट्रांगली कोई कंडक्टर रेजिस्ट कर सकता है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज़ ओहम मीटर। द रेजिस्टिविटी को रो से आप जाहिर करते हैं, तो कंडक्टिविटी को आपने कहा सिग्मा एंड दैट वाज एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम। तो फिर रेजिस्टिविटी क्या होगी, एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉ। The electrical conductivity sigma depends on two factors. Number one, the number n of carriers per unit volume. अभी पीछे जो फॉर्मूले में आपने देखा कि कंडक्टिविटी जो सिग्मा है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो बल्कि इससे पहले हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा डिपेंड्स करती है टू फैक्टर्स पे। नंबर n of carriers per unit volume, their mobility mu. The dependence of these quantities, particularly on temperature, provides the basic understanding of electrical properties of the materials. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है सिग्मा, वो एक तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज कैरियर्स हैं। अगर चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। अगर कम कैरियर्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। इसी तरह कंडक्टिविटी डिपेंड करती है मोबिलिटी पे। अगर चार्ज कैरियर की मोबिलिटी हाई है तो कंडक्टिविटी भी हाई होगी। अगर मोबिलिटी स्लो है, चार्ज पार्टिकल स्लोली मूव करता है, उसको ज़्यादा अपोजिशन मिलती है, उसकी मोबिलिटी कम है या वो हैवी है, तो फिर कंडक्टिविटी भी कम होगी। द डिपेंडेंस ऑफ दीज क्वांटिटीज़ पर्टिकुलरली ऑन टेम्परेचर प्रोवाइड्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मटेरियल्स। इसके अलावा ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो क्वांटिटीज़ हैं, कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। और जब हम टेम्परेचर के साथ इनको अंडरस्टैंड करते हैं तो इससे हमें बहुत सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल्स की जानने का पता चलता है या उसका मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल इन द मेटल्स n इज़ कांस्टेंट
in the metals n is constant and mu varies relatively slowly with temperature. अब जैसे मेटल्स हैं इनमें चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम एन जो है वो तो कांस्टेंट होते हैं, लेकिन मोबिलिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोबिलिटी टेम्परेचर के साथ जो है वो चेंज होती है। इन सेमीकंडक्टर्स एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ एन इज़ ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस। इसी तरह सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कांस्टेंट नहीं होते, वो एक्सपोनेंशियल होते हैं, उनकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल होती है। ठीक है, तो इस तरह से उससे वैल्यू चेंज होने से कंडक्टिविटी उनकी चेंज होती है। वाइल इन सम इंसुलेटर्स इट इज़ द एक्सपोनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ म्यू ऑन द टेम्परेचर दैट इज़ सिग्निफिकेंट वाइल एन इज़ कांस्टेंट। इंसुलेटर्स में क्या होता है कि एन कांस्टेंट है, लेकिन मोबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है एक्सपोनेंशियली, उसकी डिपेंडेंस एक्सपोनेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ उसमें एक्सपोनेंशियल चेंज आता है मोबिलिटी में। An understanding of relative contributions of n and mu to sigma enables us to explain the whole spectrum values of sigma. इस तरह कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी, ये तीनों चीज़ें हमें n और mu से पता चलती हैं और उन ये जानने में हमें आसानी होती है।